Hello everyone, I welcome you all at NTSE Guide. This session is an answer writing session for the chapter The Rise of Nationalism in Europe. ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 है जो हम 9th में पढ़ के आए हैं। काफ़ी डिटेल में अगर हमने इसको एक एनालिसिस वे में चैप्टर को पढ़ा है तो आंसर राइटिंग ईजी हो जाती है। तो इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट मैं उन सभी क्वेश्चंस को एक हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको करवाने वाली हूँ। सो इट्स द लेक्चर 1। तो इस लेक्चर 1 का पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। देखिए बच्चों, रेवोल्यूशन हो रही है तो रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, रेवोल्यूशन को एक मास स्ट्रगल बनाने के लिए जो फ्रेंच पीपल है उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है जब भी कोई मूवमेंट चलता है तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट देखा जाता है, लेकिन उसमें अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो इंटरेस्ट कम भी हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट जैसे स्टार्टिंग में है वैसा ही उस रेवोल्यूशन में या फिर उस मूवमेंट में बना रहे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या स्टेप्स लिए थे, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फ्रेंच पीपल के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए, ये हमें यहाँ इस सेशन में इस आंसर में लिखना है। तो देखिए जब भी आंसर लिखते हैं तो बच्चों इसकी एक मेकअप लाइन लिख देते हैं। तो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity among French people। आप यहाँ आंसर के बाद उस लाइन को लिख सकते हो। मैंने वो लाइन मेंशन नहीं करी क्योंकि वो अंडरस्टूड है, मैंने यहाँ डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं। तो वो लाइन तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू द फॉलोइंग स्टेप्स, इस तरीके से लिख लीजिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। तो क्या क्या स्टेप्स लिए, तो वो स्टेप्स वैसे तो अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दे रखे हैं एक पैराग्राफ में, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन वाला जो पोर्शन है वहां पर इनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए, देखो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टेप था। जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रेंच पीपल को बोला, दिस कंट्री इज अवर फादरलैंड। ये जो कंट्री है ना ये हमारी फादरलैंड है, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। मतलब हमारे लिए ये कंट्री हमारे फादर के समान है, तो हमें वो सब कुछ करना है जो हम कर सकते हैं। तो फादरलैंड को फ्रेंच लैंग्वेज में ला पैट्रे बोला जाता है, एंड द सिटीजन्स को फ्रेंच लैंग्वेज में ले सिटियन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या सर्कुलेट किया, ये आइडिया सर्कुलेट किए ला पैट्रे एंड ले सिटियन के। इन आइडियाज का मोटिव क्या था, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ताकि वो एक नोशन क्रिएट कर सके कि हम सब एक यूनाइटेड कम्युनिटी है। वी ऑल वर अ यूनाइटेड कम्युनिटी, हम सब एक हैं और हमें एक होके इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर हम एक होके इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारी विजय नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो लिया, आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड ले सिटियन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, हम सभी इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे, हमारे लिए एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो ये आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसको आप याद रख सकते हो जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्ट किया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन वाले सब टॉपिक से इसको लिया गया है क्वेश्चन को। तो आपने क्या देखा था बच्चों, जब एस्टेट जनरल वाली मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 को, राजा ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी, आप सभी को पता होगा। और जो थर्ड एस्टेट के लोगों ने जो वहां डिमांड रखी थी, उस डिमांड को राजा ने लुई 16 ने नहीं माना था। तो उन्होंने वहां से आके बाहर टेनिस कोर्ट में एक ओथ ली थी कि अब हम इस कंट्री के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, तो उनमें से एक स्टेप ये था कि उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया फ्रेंच फ्लैग बना दिया, और ये फ्रेंच फ्लैग इस बार ट्राई कलर था।
इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया पहले वाले फ्लैग से। पहले यहाँ पर जो भी फ्लैग था वो राजा के लुई 16 के रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता था। अब वो फ्लैग यहाँ रिप्लेस हो गया और नया फ्रेंच फ्लैग आ गया जो कि ट्राई कलर है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जो फ्रेंच ट्राई कलर है उसमें कौन कौन से कलर है, ठीक है। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आपको समझ में आ गया होगा, हम रिलेट कर सकते हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं उनसे। अब देखो क्या था, जो एस्टेट जनरल है, एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब एस्टेट जनरल क्या हो गई, इलेक्टेड बॉडी हो गई, जिसको कौन इलेक्ट करेंगे, एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल कराऊं तो आपको याद हो 1791 में फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट मिले थे। ये एक्टिव सिटीजन्स वहां पर 4 मिलियन के करीब हुआ करते थे। ये 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे और ये 50,000 इलेक्टर्स 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, जो कि नेशनल असेंबली थी। तो अब ये जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली क्या हो गई, एक इलेक्टेड बॉडी हो गई, क्योंकि एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू ये इलेक्ट की जा रही है। हालांकि इलेक्शन डायरेक्ट है लेकिन इलेक्ट की जा रही है। तो इसका नाम अब नेशनल असेंबली हो गया। पहले जो एस्टेट जनरल हुआ करती थी, अब एस्टेट जनरल को रिप्लेस कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया। अब ये नेशनल असेंबली बन गई और इसका चुनाव किसके थ्रू किया जाने लगा, एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू किया जाने लगा। शायद आपको ये तीनों स्टेप समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए क्या था कि जो फ्रांस था, सपोज दैट, देखो बच्चों ये फ्रांस है और फ्रांस के रूलर्स ने अगर इस वाले एरिया को भी जीत लिया तो ये भी फ्रांस के टेरिटरीज में ही आ गया। ये एरिया अगर जीत लिया तो ये भी फ्रांस के टेरिटरीज में आ गया। ये एरिया अगर जीत लिया तो ये भी फ्रांस के टेरिटरीज में आ गया। आपको पता होगा नेपोलियन ने काफी ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपांसन किया था। तो नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन तो फ्रांस का राजा है, वो यहाँ का राजा है। तो जो टेरिटरीज उसने जीती हुई होती थी ना, वहां पे ये अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड को वहां की सत्ता संभालने के लिए बोल देता था। लेकिन ये सारी टेरिटरीज फ्रांस के कंट्रोल में ही थी। तो अब फ्रांस में क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे फ्रांस में जो भी टेरिटरीज है उन सभी का एक ही सिस्टम होगा, एक जैसे ही रूल्स होंगे। तो इस सिस्टम को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल होंगे वो एक जैसे होंगे, सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। तो इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, ये मतलब लाया गया, एंड इट फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ टू ऑल सिटीजन। मैं कह रही हूँ ना कि सभी पूरे के पूरे कंट्री के लिए एक जैसे रूल्स बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। तो इससे क्या हुआ, पूरे सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ बने जो भी फ्रांस की टेरिटरीज के अंदर आ रहे थे। अब देखो एक और बात बताती हूँ मैं। आपको पता होगा कि नेपोलियन ने जब टेरिटोरियल एक्सपांसन किया था तो जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे उनको भी इसने जीत लिया था। मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो जो जर्मनी के 39 डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं, इनमें क्या होता था, अगर आप इस रीजन से इस रीजन में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, अगर इस रीजन से इस रीजन में अगर आप एंट्री कर रहे हो बिजनेस के लिए, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता था बच्चों कि आपको यहाँ टैक्स देना है। फिर अगर यहाँ से यहाँ चले गए तो आपको यहाँ टैक्स देना है। तो इस तरीके से यहाँ कई सारे कस्टम बैरियर्स थे जिनको क्रॉस करके आपको जाना होता था। तो इन सभी को एबोलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज एडॉप्टेड। एक चीज और है, देखो क्या होता था, सपोज दैट ये रीजन है और इस रीजन में 1 सेंटीमीटर का मतलब है, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है इस रीजन में भी 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। इस रीजन में हो सकता है कि 110 सेंटीमीटर हो। तो जिस तरीके से मेजरमेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग था, इसी तरीके से वेट का भी सिस्टम अलग अलग था। तो इसको यूनिफॉर्म किया गया, एक जैसा सिस्टम लाया गया ताकि चीजें मैनेजेबल वे में आगे बढ़ सके। ओके, अब देखो क्या होता था, फ्रांस के डिफरेंट रीजन्स है। एक ये रीजन है, राइट, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये डिफरेंट रीजन्स है। तो हर रीजन की अपनी बोलियां होती हैं, अपनी भाषा होती है। आपको पता होगा इंडिया में भी आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हो तो अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। आप हरियाणा में खड़े हो तो वहाँ की जो लैंग्वेज टोन होती है वो अलग है, हरियाणवी टोन है। आप राजस्थान में हो तो वहाँ की मारवाड़ी टोन है।
तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में हो तो भोजपुरी टोन आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर टोन अलग अलग थी, रीजनल डायलेक्ट भी अलग अलग थे। तो यहाँ क्या किया गया बच्चों, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया और बोला गया कि सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोले। तो फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ प्रमोट किया गया, ठीक है। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन बनाया गया। हो सकता है उस टाइम ये नीड रही हो कि सभी लोगों के अंदर अगर हमें यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है तो लैंग्वेज के बेसिस पर सभी लोग इक्वल हो। देखिए जो नीड्स होती है ना, जो डिमांड्स होती है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द आर्ट, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। ओके, मतलब उस टाइम पर क्या जरूरत रही हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया। जैसे हमारे यहाँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चला था तो कई सारे जो स्लोगन्स थे वो पॉपुलर हुए, जैसे कि वंदे मातरम है, इनकलाब जिंदाबाद है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कई सारे स्लोगन फेमस हुए। आपको पता होगा मार्सिलीज जो पेरिस की सड़कों पर गाया गया, ठीक है, वो बाद में फ्रांस का नेशनल सॉन्ग बना था। तो इसी तरीके से यहाँ पर नई नई हाइम्स कंपोज हुई, है ना, ओथ्स ली गई कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जो देश के लिए शहीद हुए थे उनको याद किया गया। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा ना, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसी तरीके से इन्होंने भी उनकी कुर्बानी याद की, जो शहादत है उसको याद किया गया, मार्टर्स कमेमोरेटेड, ठीक है। तो ये सभी जो स्टेप्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट करने के लिए। इन रेवोल्यूशनरीज ने आगे ये भी डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन है, या फिर ये सोच लो कि ये हमारे फ्रांस का भाग्य है कि हम पूरे के पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से लिबरेट कर देंगे, डेस्पोटिज्म से आजाद कर देंगे। इसको हमारा भाग्य समझ लो। डेस्पोटिज्म से आजाद करने का मतलब है कि हम सभी यूरोप के नेशंस को नेशन स्टेट बनने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मतलब जो वहां डेस्पोटिक रूलर्स थे उन रूलर्स के चंगुल से बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मेंशन करने थे वो समझ में आए होंगे। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वहां पर अडॉप्ट किए कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने में। सभी लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव वे में आगे काम करें ताकि इस रेवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल किया जा सके। आई थिंक आपके लिए ये सेशन काफी यूजफुल रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आंसर राइटिंग का पूरा आइडिया हो कि उन्हें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊं, आगे जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उसके सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहे, ठीक है। तो फिलहाल मैं एंड करती हूँ सेशन को, मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में किसी अनदर क्वेश्चन के साथ। तब तक मैं आप अपना ध्यान रखिए और मैं आगे के सेशंस आपके लिए लेके आती हूँ, ओके। तो फिलहाल एंड कर रही हूँ मैं सेशन को। सो बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।